Hello, my dear champions. How are you all? So, CA फाउंडेशन दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपका रिवाइज करना अभी भी बाकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फास्ट ट्रैक मोड में पीएनसी पूरा करेंगे रिवाइज, कम से कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज, मैक्सिमम जितना डिटेल में हो सकता है विद इन द लिमिटेड टाइम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। माय नेम इज प्रणव, आई एम अ फर्स्ट एड एमसीए विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर सीए, एजुकेटर बाय चॉइस, बाय पैशन, दिल से रे and your educator for foundation level paper 3 maths LR stats, intermediate level paper number 3 cost and management accounting, and proud to be part of the बाहुबली टीम जो कि आपके साथ आखिरी दम तक एग्जाम तक लगे रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। क्विक गाइड फॉर न्यू स्टूडेंट्स, जो भी हमारे साथ नए जुड़ते हैं यार, हमारे वीडियोस के साथ हमसे पहली बार मिलते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं ना सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस बल्कि अगर आप चाहो तो सीए फाउंडेशन के हर टॉपिक का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, सब कुछ आपको YouTube पर मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको ये प्लेलिस्ट को यूज करना है। ये प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, इसमें लेटर्स का ध्यान रखिएगा, कैपिटल और स्मॉल का। अगर इस लिंक को आप यूज करोगे तो आपको सीए फाउंडेशन पेपर 3 मैथ्स स्टैट्स LR के सारे टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मे बी अभी, मे बी कुछ समय पहले, बट ओवर द पीरियड मैंने जो भी वीडियोस लिए हैं ऑलमोस्ट सारा ही कोर्स यूट्यूब के अंदर डला हुआ है। इस लिंक से वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो, रिवीजन वीडियोस एज वेल एज रेगुलर लेक्चर्स। एंड चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्टिंग नाउ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ इज द जोश एवरीवन? जल्दी बताइएगा लाइव चैट में, आर यू गाइज रेडी? यस सर। कल हम लोगों ने परम्यूटेशंस पूरा कर लिया था, अब बारी है कॉम्बिनेशंस की। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात होती है जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। जब तक हम परम्यूटेशंस की बात कर रहे थे सर, तब तक हम अरेंजमेंट्स की बात कर रहे थे। तो जब मैंने आपको परम्यूटेशंस बोला था तो मैंने बोला था या तो मेरे पास ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कम ऑब्जेक्ट लेके उनको अरेंज करना है, या तो जितने हैं सभी को अरेंज करना है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शंस, नो अरेंजमेंट्स, ओनली सिलेक्शंस। तो जब मैं कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली सिलेक्शंस। बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से आपको ये पूरी चीज समझा दूंगा। आपने एग्जाम्पल लिया था ABC, आपको मैंने बोला था कि ये 3 लोगों को अरेंज करने के, 3 लोगों में से कोई, या फिर ABCD ले लो, और इसमें से मैं बोला था कि ये 4 में से कोई 2 लोगों को चुन के उनको अरेंज करना है। तो आपने कितने नंबर ऑफ वेज निकाले थे? आपने बोला था सर 4P2, आपने 12 वेज निकाले थे। ये 12 वेज कैसे बने थे? जब आप परम्यूटेशंस कर रहे थे तो ये 12 वेज कैसे बने थे? जब आप परम्यूटेशन कर रहे थे तो 12 वेज ऐसे बने थे सर, AB BC CD AC AD और फिर हो गया आपका BD। और उसके बाद आपने इनका अरेंजमेंट कर दिया था कि AB भी लिख दिया था, BA भी लिख दिया था, CB भी लिख दिया था, CD को DC लिख दिया था, और AC को CA लिख दिया था, और DA को AD लिख दिया था। उसके बाद फिर BD को DB लिख दिया था। तो ये थे तुम्हारे सारे परम्यूटेशंस 12। लेकिन सर हम लोग ना अब ऐसे बात नहीं करने वाले कि जहां पर सीक्वेंस बदलने से भी अरेंजमेंट बदल जाता हो। जब हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रुपिंग्स। तो यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूं 4 लोग हैं और 4 में से 2-2 लोगों की ग्रुपिंग करना है, बस ग्रुपिंग, तो AB बोल दो चाहे BA बोल दो, वो एक ही तो ग्रुप है ना। चाहे आप BC बोल दो चाहे CB बोल दो, एक ही ग्रुप है। चाहे आप DC बोल दो CD बोल दो, एक ही ग्रुप है। चाहे आप AC बोल दो CA, एवरीबडी इज द सेम ग्रुप। तो इसका मतलब सर 1 2 3 4 5 6। तो इसी सेम क्वेश्चन में जहां पर आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 12 आ रहा था, यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो वो आएगा सर 6। अब मैंने अभी तुमको थ्योरम नहीं बताया, लेकिन कितने लोगों को प्रैक्टिकली ये बात दिमाग में चली गई है कि क्योंकि कॉम्बिनेशंस में हम सिर्फ सिलेक्शन करते हैं, अरेंजमेंट्स काउंट नहीं करते, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस के कंपैरिजन में कम आते हैं। जो उसका काउंट होता है ना वो कम आता है, क्योंकि सर कॉम्बिनेशंस में तुम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन काउंट कर रहे हो। चलो वेरी गुड। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं कॉम्बिनेशन के थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हें कॉम्बिनेशंस निकालना है NCR, क्योंकि तुम NPR ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, तो तुम्हारा काम आसान हो गया। NCR का फॉर्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास 4 लोग थे और 2 लोगों का सिलेक्शन करना था, तो इसको मैं लिखूंगा 4C2। अब 4C2 निकालने के लिए तुम करोगे पहले 4P2 और डिवाइड कर दोगे 2 के फैक्टोरियल से। तो 4P2 आ रहा है तुम्हारा 12, और इसको अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 6 वेज।
क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये रहा तुम्हारा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ये रहा तुम्हारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो अगर आपको कॉम्बिनेशंस निकालने हैं तो आप परम्यूटेशन के फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हो। वैसे तो कॉम्बिनेशन का खुद का भी फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, बट देखा जाए तो असेंशियली वही बात हो गई ना कि जब मुझे किसी चीज का शॉर्टकट ऑलरेडी बनता है तो मैं इतने लॉन्ग तरीके से क्यों करूं। ठीक है, चलो भाई कॉम्बिनेशंस में आता हूं मैं कॉन्सेप्ट के अंदर। ये देख लीजिए, जब आपको स्मॉलर या इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स सिर्फ सिलेक्शन करना होता है, ओनली सिलेक्शन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ नंबर, तो ऐसे केस में आप कॉम्बिनेशंस लगाते हो सर। ठीक है, ओनली सिलेक्शंस। दूसरी बात, यहां पर सर ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन, मतलब ए बी लिख दूं चाहे बी ए लिख दूं, बी सी लिख दूं चाहे सी बी लिख दूं, वो एक ही माना जाता है। तो ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऐसे केस में हम कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। ये देखिए सर, मेन फॉर्मूला एनसीआर इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर होल फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। लेकिन सर इसको हम एसेंशियली ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको कॉम्बिनेशंस निकालना है तो आप परम्यूटेशंस निकाल के r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसी से सर हम लोग इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं कि अगर मुझे कॉम्बिनेशंस निकालना है तो जैसे मैं रिवर्स मल्टीप्लीकेशन किया करता था n को लेके पीछे की तरफ परम्यूटेशंस निकालने के लिए, वही सेम ट्रिक यूज करूंगा, बस डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और कर दूंगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चलो भाई जल्दी बता दो मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11c3, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले निकालेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11c3 माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। 11c3 निकालने के लिए तुम कर दोगे 11p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 11p3 निकालने के लिए तुम क्या करोगे, शॉर्टकट लगाओगे। कौन सा शॉर्टकट, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6। आ गया तुम्हारा आंसर, 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर इज 165। ठीक है जी, तो कैसे वर्क किया ये, बहुत सिंपल था सर, हमको परम्यूटेशंस निकालना था और उसको डिवाइड कर देना था r के फैक्टोरियल से। अब क्या ओरिजिनली कॉम्बिनेशंस का नया ट्रिक बनाने का कोई सेंस नहीं बनता, जब ऑलरेडी हमारी नोन ट्रिक से ही हम इसको निकाल सकते हैं तो व्हाई शुड बी मेक अ न्यू ट्रिक। अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कॉम्बिनेशंस के अंदर आते हैं सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 5 चीजें हैं और उस 5 चीजें में से आपको किसी को नहीं चुनना है, तो फिर तो कितना आसान काम है, मत चुनो किसी को, उसमें कोई चॉइसेस थोड़ी हैं। मैं तुमको बोलता हूं देयर आर 5 थिंग्स एंड यू डोंट हैव टू चूज एनीथिंग, उसी का एक ही तरीका है ना, मत चूज करो किसी को भी। दूसरा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं ये देखो ये 5 चॉकलेट्स रखी हुई हैं और तुमको मैं चॉइस देता हूं कि पांचों की पांचों चॉकलेट ले लो, तो फिर चॉइस कहां की रह गई, एक ही तो चॉइस है, पांचों की पांचों उठा ली। समझ रहे हो? तो व्हेन यू हैव टू टेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 थिंग्स द आंसर विल ऑलवेज बी 1। व्हेन यू हैव टू टेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल द थिंग्स देन आल्सो योर आंसर विल बी 1। चॉइसेस तो तब आएंगी जब मैं इस तरीके का एग्जांपल दूं कि तुम्हारे पास 5 चीजें हैं और उन 5 चीजों में से तुमको चुनना है 2 चीजें, तो तब तुम बोलोगे कि ठीक है भाई 5 में से 2 चीजें चुनना है, तो 5c2 5 4 जा 20/2 आई हैव 10 चॉइसेस, या तो ये दोनों चुन लेता हूं या फिर ये दोनों चुन लेता हूं या फिर ये दोनों चुन लेता हूं, ये दोनों चुन लेता हूं। लेकिन जब तुमको कोई बोल दे कि 5 में से पांचों ही चीज तुमको लेनी है, तो फिर तुमको ऐसे चॉइसेस या ग्रुपिंग्स नहीं करनी पड़ती। या फिर तुमसे कोई ये बोल दे कि 5 में से कुछ भी नहीं चुनना है, तो भी काहे की ग्रुपिंग करोगे, कोई सेंस ही नहीं बनता सर। इसलिए इन दोनों का आंसर हमेशा 1 आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, 1 कैसे आया। अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पर चलते हैं सर। ये देख लीजिए 12c4 प्लस 12c3, जल्दी से आंसर बताइए, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। 12c4 प्लस 12c3, आप लोगों ने शॉर्टकट देख लिया तो आप जल्दी से आंसर बता पाएंगे। सर 12c4 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस कर दोगे आप 12c3 विच इज 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1। दोनों के आंसर आप निकाल सकते हो सर। कैसे निकाल सकते हो, 12 11 10 9 डिवाइडेड बाय 24 m प्लस 12 11 10 divided by 6 m plus memory recall 715 is the answer। क्या परम्यूटेशंस का जो आपका नॉलेज है कि आप जल्दी जल्दी परम्यूटेशंस निकाल देते हो, क्या वो नॉलेज कॉम्बिनेशंस निकालने में आपको मदद कर रहा है? सही से बताना ऑनेस्टली, यस और नो। बिल्कुल सर, ये जो चीज हम निकालते हैं कि नंबर को लेके पीछे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाली ट्रिक बहुत हेल्प कर रही है सर हमको। नाउ एनपीआर दिया 336 और एनसीआर दिया 56, इसको सर आप ऑप्शन से कर सकते हो, इसमें कुछ करवाने जैसा नहीं है, आप कर लेना। अगला सवाल, अब देखो मजा आएगा सर, प्रैक्टिकल यूसेज आ रहे हैं हम, कॉम्बिनेशंस के प्रैक्टिकल यूसेज, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कॉम्बिनेशंस करना है,
क्वेश्चन की सिचुएशन देखकर हम लोग सीखेंगे कि क्यों कॉम्बिनेशन लगना है और फिर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन अपनी जगह होता है और अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह होती है। अगर तुमको यही नहीं पता कि कॉम्बिनेशंस कहाँ लगाना है तो कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले की कितनी भी प्रैक्टिस कर लो उसे अप्लाई कर नहीं पाओगे। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। कई बार बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं हाँ कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, लेकिन उनको निकालते नहीं बनता, तो वो भी गलत है। मतलब वी हैव टू एस बोथ द थिंग्स, कैलकुलेशन ऑल्सो एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। नाउ एक कमिटी बनानी है आपको 3 लोगों की आउट ऑफ 12 पीपल। अब कमिटी बनाना मतलब क्या? कमिटी बनाना मतलब एक पर्टिकुलर टास्क के लिए 12 में से 3 लोगों का ग्रुप बना दिया। अब वो जो 3 लोग ग्रुप में आ रहे हैं ना, उसमें कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा, कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। बस 12 में से 3 लोग पकड़े गए हैं जो तीनों बराबर के हैं, उनकी लेबलिंग अलग अलग नहीं है। तो ऐसे केस में तुम मुझे बताओ, चाहे मैं ए, बी और सी को बना देता हूं कमिटी का हिस्सा, या फिर ए, सी और बी को बना देता हूं, या बी, सी और ए को बना, अरे एक ही तो बात है सर, आप ये 3 को पकड़ रहे हो ना, बस वो बोल दो। दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। एंड बिकॉज यहां सिलेक्शन लग रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर लगेगा आपका कॉम्बिनेशंस। चलिए, तो आंसर तो अब कोई भी निकाल देगा भाई। आंसर निकालने के लिए थोड़ी बैठा हूं मैं, 12C3 थोड़ी निकलवाऊंगा, सिर्फ सिखा रहा था कि कॉम्बिनेशंस क्यों लग रहा है। अब देखो, कंपनी चाहती है कि वो अपने 6 डिपार्टमेंट हेड्स में से किसी 2 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बना दे, उनका प्रमोशंस कर दे। तो 6 में से कोई 2 लोगों का प्रमोशन होगा। अब उसमें सीक्वेंस थोड़ी मैटर करता है, 6 लोग हैं, कोई 2 लोग तुमको चूज करने जिनका प्रमोशन करना है, असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। 6C2, नो ऑर्डर मैटर हियर, ऑर्डर का कोई काम ही नहीं सर। एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 3 हेल्पर्स की जरूरत है। उसके सामने सुबह सुबह उसने देखा कि देयर आर 10 मैन जो अप्लाई करने आए कि सर हमको काम दे दो। वो बोला मेरे को 3 ही लोगों की जरूरत है, तो उसमें से कोई 3 को वो जॉब देगा। कौन से वो 3 होंगे, इसके कितने तरीके हैं निकालने के, कि 10 में से सर मैं 3 लोगों को चूज कर लूं। अब इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि ये तीनों है तो उनका सीक्वेंस भी मैटर कर रहा है। सीक्वेंस क्या फर्क पड़ता है भाई यहां पर, ये कोई वर्ड या नंबर बनाने वाली चीज थोड़ी है जो सीक्वेंस मैटर करेगा। नाउ ये देखिए सर, 10 PR दिया, 10 CR दिया और आर की वैल्यू पूछ रहा है। सीधी सी बात है, 10 CR कैन बी रिटन एज 10 PR अपॉन आर फैक्टोरियल। तो मैं लिख सकता हूं आर फैक्टोरियल कैन बी इक्वल्स टू 10 PR अपॉन 10 CR। 10 PR की वैल्यू आ रही है 604800 और 10 CR की वैल्यू आ रही है 120। इसका मतलब आर फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 604800 डिवाइडेड बाय 120 विच इज 5040। और तुमको ये तो पता ही है कि कौन से नंबर का फैक्टोरियल 5040 होता है, तो आर की वैल्यू होगी 7। दैट्स इट, क्योंकि 7 का फैक्टोरियल होता है 5040। क्लियर है ब्रो? अरे क्लियर है ब्रो? यस और नो? तुम लोग बस बात कर लो आपस में ना, आपस में बात करवा लो तुमसे, बस मजा आ जाता है तुमको। मेरी बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। नहीं सर दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। एक और बेसिक सवाल सर, इन अ पार्टी 2 पीपल हैंडशेक्स विथ ईच अदर। तो अगर मिस्टर बी ने मिस्टर के के साथ हैंडशेक किया है तो एक ही हैंडशेक कहलाया। अब ऐसा थोड़ी है कि सी बी के साथ वापस करने आएगा दूसरा हैंडशेक काउंट करने के लिए। सर एक ही बात है, हैंडशेक इज अ थिंग विच हैपेंस बाय 2 पीपल। तो उसको तुम सेम चीज बोल सकते हो कि बी ने के साथ हैंडशेक कर लिया, के ने बी के साथ हैंडशेक कर लिया, बोथ आर द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, तो उसको आप अलग अलग काउंट नहीं करोगे। चलो, तो इसलिए यहां पर कॉम्बिनेशंस लगेगा। अब अगर मैं सिंपली बोलूं फॉर्मूला वाइज कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकालने अगर मेरे को, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो सर नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फॉर्मूला होना चाहिए कि जितने भी टोटल लोग हैं NC2, क्योंकि यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो NC2 शुड बी नंबर ऑफ हैंडशेक। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एवरी 2 पर्सन हैंडशेक विद ईच अदर, एक पार्टी में हर 2 लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हुए 66। तो बताइए पार्टी में कितने लोग होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ गेस्ट आर देयर इन द पार्टी। तो मैंने बोला देखो भाई NC2 की वैल्यू आ रही है 66 के बराबर। अब आप ऑप्शन में से वैल्यूज डाल के n में चेक कर लो कि कौन से n की वैल्यू पर तुम्हारा आंसर 66 आ रहा है। चेक इट नाउ क्विकली। तो सर ये हो जाएगा ऑप्शन बी बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड भाई। सर मैंने 11 डाल के देखा तो नहीं आ रहा, मैंने 12 डाल के देखा, 12C2 तो आ रहा है 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6, 11 जा 66, मतलब 12 इज द करेक्ट आंसर। अब तो हो गया सर बेसिक वाला कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन लगता कब है और डायरेक्टली थ्योरम वाला क्वेश्चन कब आ जाता है। लेकिन सर अब थोड़ा सा उसमें हम लोग लेवल अप करते हैं।
कॉम्बिनेशंस के अंदर ही थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं कंडीशनल कॉम्बिनेशंस। अब देखो भाई क्या होता है इसके अंदर, ये वाले एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पर्सन है जिसके 12 फ्रेंड्स है, पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स आउट ऑफ whom 8 फ्रेंड्स आर रिलेटिव। एक बंदा है, उसके 12 दोस्त हैं, उसमें से जो उसके 8 दोस्त हैं वो तो रिलेटिव भी हैं, मतलब 4 दोस्त ऐसे होंगे जो रिलेटिव नहीं है। अब वो सोच रहा है कि उसे इनवाइट करना है 7 लोगों को अपने यहाँ डिनर में या पार्टी में, जो भी है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट इन सच अ वे दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव। अब क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़ो। एक विदाउट कंडीशन बताता हूं पहले मैं तुमको। मान लो कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि रिलेटिव नॉन रिलेटिव क्या है, विदाउट कंडीशन। तो ऐसे देखा जाए तो सर क्वेश्चन में हमारे पास कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। और 12 लोग में से अगर ये बंदा अपने 7 लोगों को इनवाइट करना चाहता है तो उसे 12 में से 7 लोगों को चूज करना होगा कि कौन से 7 लोगों को वो अपने यहाँ डिनर में बुला रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12C7। ये थी आम जिंदगी जब कोई कंडीशन नहीं थी, 12C7। मैं इसका आंसर नहीं निकालूंगा, ये तो तुम बाद में निकाल देना। लेकिन अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की कंडीशन को। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देखो भाई, मेरे पास टोटल 12 लोग हैं, इस 12 लोग में हमारे पास कितने, 8 पीपल आर रिलेटिव। तो बचे हुए 4 पीपल ऐसे हो जाएंगे जो नॉट रिलेटिव, जो फ्रेंड्स तो हैं लेकिन रिलेटिव्स नहीं है। अब तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें 12 में से 7 लोगों को चुनना है, यू हैव टू सिलेक्ट 7 पीपल आउट ऑफ 12, लेकिन उसके अंदर भी तुमने कंडीशन फिक्स कर दी कि वो 7 में से मेरे 5 रिलेटिव होने चाहिए। इसका मतलब 2 तुम्हारे नॉन रिलेटिव होने चाहिए। तो एक्चुअली अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन रहा नहीं है कि 12 में से 7 लोगों को सिलेक्ट कर दिया, नहीं। अब ये क्वेश्चन 2 भागों में बढ़ गया है, अब ये क्वेश्चन 2 टुकड़ों में बढ़ गया है। कौन से हैं वो 2 पीसेस ऑफ द क्वेश्चन। पहला पीस है सर कि 8 रिलेटिव में से मुझे कोई 5 रिलेटिव चुनने हैं, और सेकंड पीस ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि 4 नॉन रिलेटिव में से मुझे कोई 2 नॉन रिलेटिव चुनने हैं। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा 8C5 और दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा सर हमारा 4C2, और इससे हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्या समझे आप लोग? 12 में से 7 लोग चुनने थे, अगर कोई कंडीशन नहीं थी तो आंसर 12C7 आ जाता, लेकिन कंडीशन ये डाल दी कि 12 में से ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, 8 और 4, 8 रिलेटिव नॉन, और उसमें से तुम जो 7 लोग चुन रहे हो ना, उसमें से तुम्हें 5 रिलेटिव चाहिए। तो फिर तो तुमने बहुत पर्टिकुलरली बता दिया ना चीजों को, तो क्वेश्चंस को 2 पीसेस में बांट दिया। अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में आपने मल्टीप्लाई क्यों लगाया? क्योंकि सर ऐसा नहीं हो रहा है कि या तो 5 रिलेटिव को बुला लो या तो 2 नॉन रिलेटिव को बुला लो। सर हमें 7 लोगों को बुलाना है, तो इनको भी बुलाना है एंड इनको भी बुलाना है। एंड बोला ना मैंने, एंड मतलब ये भी होगा और ये भी होगा, इसलिए मल्टीप्लीकेशन लग रहा है। अब आंसर आप लोग निकाल दिए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वो मैं चेक नहीं करवा रहा हूं। बट कितने लोगों को ये कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट एकदम सीधी सीधी नहीं दी हुई है, थोड़ी कंडीशनल दी हुई है, जैसे रिलेटिव नॉन रिलेटिव, तो आप क्या करो, आप अपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्प्लिट कर दो। तो आपने यहां वही तो किया, आपके 12 लोगों को आपने स्प्लिट कर दिया 8 और 4 में, और कॉम्बिनेशंस दोनों पार्ट के सेपरेटली निकालो। दोनों पार्ट के कॉम्बिनेशन सेपरेटली निकाले आपने, हाँ, इसका कॉम्बिनेशन अलग निकाला, इसका कॉम्बिनेशन अलग निकाला, और उसके बाद या तो ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, उस हिसाब से रूल्स ऑफ काउंटिंग। अब यहां की सिचुएशन के हिसाब से दोनों चीजें चाहिए थी, तो एंड था और एंड था, इसलिए मल्टीप्लाई था। आई होप सभी लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आ गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 7 men and 3 ladies. Okay. Find the number of ways in which a committee of the 6 can be formed if the committee is to include at least 2 ladies. अब देखो भाई, वैसे टोटल तुम्हारे पास 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 7 men 3 ladies। उसमें से अब तुम्हें ये देखना है कि find the number of ways in such a way कि तुम्हारी 6 लोगों की कमिटी बन जाए। तो अगर कोई कंडीशन नहीं होती ना, तो तुम सिंपली क्या कर देते कि भाई साहब 10 लोगों में से 6 लोगों को चुनना है, 10C6। लेकिन नहीं, उन्होंने कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी उन्होंने ये कंडीशन डाल दी कि कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 लेडीज। कमिटी में कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। अब मैंने बोला कि अलग अलग तरीके से मुझे काम करना पड़ेगा।
मैंने यहां पर लिखा लेडीज और यहां पर लिखा मैंने मैन और यहां पर लिखा मैंने टोटल। अब देखो भाई, मुझे कमिटी में टोटल कितने लोग चाहिए? मुझे कमिटी में चाहिए 6 लोग, और मुझसे बोला जा रहा है कि कम से कम कमिटी में 2 लेडीज होनी चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा किया जा सकता है कि 2 लेडीज और 4 मैन रख दिए जाएं। बिल्कुल किया जा सकता है। क्या ऐसा किया जा सकता है कि 2 की जगह 3 लेडीज रख दें आप? हाँ सर, 3 लेडीज और 3 जेंट्स रख दो तो भी 6 की कमिटी बन जाएगी। क्या मैं 2 या उससे ज्यादा बोल रहा तो 4 लेडीज रख दूं क्या? 4 लेडीज एंड 2 जेंट्स। सर रुक जाओ, आप टोटल को भी तो देखो कि टोटल लेडीज ही हमारे पास 3 है और टोटल मैन हमारे पास 7 है। तो आप अगर 2 से ज्यादा रख भी रहे हो लेडीज तो 3 से ज्यादा थोड़ी रख सकते हो, क्योंकि उससे ज्यादा तो कैपेसिटी नहीं है। टोटल लेडीज ही तुम्हारे पास 3 है। चलो, इसका मतलब सर 2 अप्रोचेज आएंगी। या तो तुम्हारी कमिटी बनेगी बाय दिस मेथड, जहां पर तुमने 2 लेडीज और 4 जेंट्स रखे हुए हैं, या फिर तुम्हारी कमिटी ऐसी बनेगी जो सेकंड वाली अप्रोच पर बनेगी कि 3 लेडीज और 3। सर दोनों ही क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर 2 लेडीज नहीं बोला ना, यहां पर एटलीस्ट 2 लेडीज बोल दिया। अगर एटलीस्ट वर्ड ना बोला होता तो मैं पहला वाला केस बस लेता, क्योंकि उसने एटलीस्ट बोल दिया मतलब 2 और 4 भी चलेगा, 3 और 3 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब इनके रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। अब देखो, अगर तुम्हें 2 लेडीज और 4 मैन रखने हैं तो मतलब 3 में से कोई 2 लेडीज तुमको सिलेक्ट करनी है, 3C2। टोटल 7 मैन है, उसमें से 4 लेने हैं तो 7C4। तो ये हो गया 6 लोगों को चुनने का तरीका बाय फर्स्ट अप्रोच, या फिर और दूसरा अप्रोच जहां पर तुम 3 में से तीनों लेडीज को ले सकते हो और 7 में से तुम 3 जेंट्स को ले लोगे। अब इनके बीच में आपस में तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा क्योंकि ये एंड है, लेकिन ये ब्लू बॉक्स और ये ब्लू बॉक्स के बीच में आपस में प्लस लगेगा। तो देखा आपने किस तरीके से हम एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल का प्रैक्टिकल यूज करते जा रहे हैं। अब आप आंसर निकाल सकते हो। 3C2 की वैल्यू होती है कितनी? 3। 7C4 की वैल्यू कितनी होती है सर? 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6, 35 प्लस 3C2 की वैल्यू 3 होती है। ये 3C3 होना चाहिए, एक्चुअली 3C3 होना चाहिए, 3C2 नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा 7C3, इसकी वैल्यू होती है 35। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 35 × 3 और 35 × 1। तो 35 × 4 कर देता हूं सीधे, 140 वेज। तो टोटल 140 वेज तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो भाई, गुड वन। ये भी ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझा सर कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन के अंदर भी ऑप्शंस हो हमारे पास कि या तो हम 2 लेडी 4 जेंट्स या फिर 3 लेडी 3 जेंट्स, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिख दिया ना, तो ऐसे क्वेश्चंस की एक वैरायटी भी आपकी कवर हो गई। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर इज टू बी चूजन फ्रॉम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 economists and 5 cost accountant. In how many ways can this be done if in the committee there must be at least 1 member from each group and at least there should be 3 chartered accountants? बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लॉजिक अच्छे से समझना था। मैं इसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस नहीं निकालूंगा, लेकिन अप्रोचेस जरूर बताऊंगा। अप्रोचेस बता देता हूं फटाफट एक बार 2 मिनट के अंदर। देखो भाई, हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं और हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, कितने कितने टोटल? टोटल 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टोटल 4 इकोनॉमिस्ट हैं और टोटल 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है। अब आपको कंडीशन ये बोला है कि हमें ना एक 7 मेंबर कमिटी बनानी है। 7 मेंबर मतलब हमारी जो कमिटी बनेगी उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे 7। ठीक है, और उस कमिटी में कुछ कंडीशन डाल दी है कि कमिटी में देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। ऐसा ना हो जाए कि 0 चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाकी कॉस्ट और इको वाले बस आ जाएं, या फिर 0 इकोनॉमिस्ट हो जाए, या फिर 0 कॉस्ट। 0 नहीं होने चाहिए कोई भी, कम से कम एक तो सारे मेंबर होने चाहिए सारे ग्रुप से। और दूसरी एक और कंडीशन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 0 छोड़ो, कम से कम 3 होने चाहिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने रख दिए यहां पर 3, मिनिमम 3। अगर मैं 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखता हूं और 2 कॉस्ट अकाउंटेंट रखता हूं और 2 इकोनॉमिस्ट रखता हूं तो ये एक अप्रोच हो गई 3 2 2। दूसरी अप्रोच हो जाएगी 3 3 1। अगली अप्रोच हो जाएगी 3 1 3। अब देखो,
3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। 3 से ज्यादा रख सकते हो क्या? यस, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट रख देता हूं, तो हो जाएगा 421 या फिर 412। 4 से ज्यादा रख सकते हो क्या? रख दो ना, 5 रख दो, 511। लेकिन 5 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 रख दिए ना, तो फिर दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 1 2 3 4 5 6 इन सब के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकाल के आपस में उन सबको ऐड करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं इस क्वेश्चन को करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ अप्रोच आपको बता दी मैंने। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज इन अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म द नंबर ऑफ वेज सच दैट द कमिटी इंक्लूड्स एटलीस्ट 1 लेडी। उसी टाइप का सवाल है जैसा भी हमने देखा सर। तो जेंट्स हो गए, लेडीज हो गई, और टोटल कमिटी में कितने लोग हो गए ये निकालना है। सबसे पहले हम जेंट्स और लेडीज का ग्रैंड टोटल लिख देते हैं कि टोटल 7 जेंट्स से ज्यादा नहीं हो सकते, 4 लेडीज से ज्यादा नहीं हो सकती, और दूसरा कमिटी में टोटल 5 लोग होने चाहिए, और कंडीशन हमको दी हुई है कम से कम 1 लेडी। तो मैंने बोला कम से कम 1 लेडी बोल रहे हो ना आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो 1 लेडी 4 जेंट्स रख दो, या फिर 2 लेडीज 3 जेंट्स रख दो, या 3 लेडीज 2 जेंट्स रख दो, या 4 लेडीज 1 जेंट्स रख दो। अब ये चारों के सेपरेट सेपरेट आंसर्स तुमको निकालने हैं। कैसे निकालोगे चारों के सेपरेट? 7C4 इंटू 4C1, ये पहला अप्रोच हो गया। 7C3 इंटू 4C2, ये दूसरा अप्रोच हो गया। 7C2 इंटू 4C3, ये तीसरा अप्रोच हो गया। और 7C1 इंटू 4C4, ये चौथा अप्रोच हो गया। और इन सब को आपस में हम लोगों को ऐड कर देना है। ये इसका आंसर होगा भाई। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का? 441। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने अप्रोच बता दी, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। ये मजेदार सवाल है सर, इसमें लड़ाइयां होने वाली हैं। अ कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म। एक ऐसी कमिटी बनानी है जिसमें 7 लोग होने चाहिए, 3 लेडीज होनी चाहिए, 4 जेंट्स होने चाहिए, और हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 8 लेडीज और 7 जेंट्स हैं। तो सिंपल है सर, 8 में से कोई 3 लेडी चुन लो, 7 में से कोई 4 जेंट्स चुन लो। लेकिन कंडीशन दे दी, एक्स्ट्रा कंडीशन। क्या? मिसेस एक्स refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member। बोले मिस्टर वाई, अगर मिस्टर वाई किसी कमिटी में आए तो मैं उस कमिटी में नहीं जाऊंगी। मिसेस एक्स ने मना कर दिया, अगर मिस्टर वाई किसी कमिटी में आए तो मैं उस कमिटी में नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया भाई। इसका मतलब अब हमको नंबर ऑफ कमिटीज इस तरीके से काउंट करनी है कि उसमें एक्स और वाई साथ में ना रहें। और जब जब कभी ऐसा पूछा जाता है कि थिंग्स आर नॉट टुगेदर, तो तुम उसका उल्टा ही करते हो। पहले तुम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हो। तो चलो पहले हम लोग टोटल वेज निकाल देते हैं। टोटल वेज जिसमें कोई कंडीशन ना हो, तो टोटल वेज हमारा हो जाएगा 8 में से 3 लेडीज को चुनना और 7 में से 4 जेंट्स को चुनना। ये होगा टोटल वेज। इसमें से अब हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ वेज एक्स एंड वाई आर टुगेदर। तो अगर एक्स और वाई साथ में है, इसका मतलब कमिटी में जो एक लेडी और एक जेंट्स है वो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं, है ना। अगर एक्स और वाई साथ में है तो 3 में से कोई एक लेडी और 4 में से कोई एक जेंट्स ऑलरेडी चुने जा चुके हैं। तो अब तुमको कितने लोगों को चुनना है? तो मैंने बोला अब मेरे पास 8 में से सिर्फ 7 लेडीज बची, और 3 लेडीज में से सिर्फ मुझे 2 ही लेडीज को चुनना है, क्योंकि मिसेस एक्स तो ऑलरेडी कमिटी में है। और अब मेरे पास 7 में से 6 जेंट्स बचे, क्योंकि मिस्टर वाई ऑलरेडी कमिटी में है, और 4 जेंट्स चुनने थे ना, अब सिर्फ 3 ही चुनने हैं, क्योंकि मिस्टर वाई तो ऑलरेडी एक जगह ले चुके हैं। तो ये हो गया टोटल वेज, और ये हो गया जो पूछा है उसका उल्टा। तो टोटल में से अगर तुम ये माइनस कर दोगे तो इसका रिवर्स तुम्हारा आंसर कहला जाएगा, वो आ जाएगा नॉट टुगेदर वाला। सॉल्व कर दीजिए भाई। तो 8C3 इंटू 7C4, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 6 which is 56, 56 into 35, 56 into 765, 4 upon 24, 56 into 35 which is 1960 मेमोरी प्लस 1960 मेमोरी प्लस, और दूसरा हो जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन 2 और इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 एम प्लस मेमोरी रिकॉल। कितना आ रहा है बेटा जी आप लोगों का ये? 1540 आ रहा नेट फिगर। चलो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा यार, अब तुम लोग कर लेना कैलकुलेट।
कैलकुलेशन तो ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बट आई होप कि अप्रोच सभी लोगों को क्लियर हो गई है। अब ये था सर हमारा कंडीशनल कॉम्बिनेशन, वो भी डन हो गया, वो भी डन हो गया सर। कॉम्बिनेशन तो थोड़ा इजी लग रहा है, कॉम्बिनेशन रिलेटिवली इजी है। अगला कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, बहुत 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 उम्दा प्रॉपर्टी और बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है हमारे लिए, काफी काम आती है हमें। देखिए अगर आपको निकालना है 5C1 तो क्या आंसर आता है 5। अगर आपको निकालना है 5C2 तो क्या आंसर आता है 5 इंटू 4 20/2 10। अगर आपको 5C3 निकालना है तो आंसर आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो 10। फिर आता है 5C4 तो उसके लिए आप करते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आता है 5। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास x y z q ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और r ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, मैं तुमको बोलता हूं ये 5 अल्फाबेट में से तुम्हें, इन 5 अल्फाबेट्स में से तुम्हें कोई 3 अल्फाबेट चुनने, 3 अल्फाबेट चुनने। तो कोई व्यक्ति जो होगा वो इस तरीके से चुनेगा, वो आएगा बोलेगा सर मैं x को लेता हूं, z को लेता हूं और q को लेता हूं। तो एक बंदा जो इस तरीके से चुन रहा है उसने 5 में से 3 चीजों को चुन लिया जो वो लेना चाहता है। पर एक दूसरा बंदा जो थोड़ा ज्यादा तेज दिमाग चलाता था उसने क्या बोला, अरे सर 5 में से 3 चीजें चाहिए ना, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। मैं बोलता हूं कि ये y और ये r ये मुझे नहीं चाहिए, तो अपने आप x z और q मेरे पास आ जाएंगे। तो क्यों ना मैं कम वाली मेहनत कर लूं, कम वाली मेहनत मतलब रादर देन चूजिंग थ्री थिंग्स, क्योंकि 5C3 में 3 चीजों को चुनना है, आई विल जस्ट चूज 2 थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली बाकी 3 चीजें रिमूव हो जाएंगी। मतलब समझो अगर तुम 5 में से 2 वो लोगों को चुन लेते हो ना जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो 3 बचेंगे वो तुम्हारे काम के हो जाएंगे। यही चीज तुम 4 और 1 में कर सकते हो कि मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि भाई ये 5 अल्फाबेट्स हैं, इसमें से कोई 4 अल्फाबेट चुनो तुम्हारे काम के। तो तुमने बोला अरे सर एक काम करता हूं, मैं कहां 4 चुनूंगा, मैं बोल देता हूं कि क्यों मुझे नहीं चाहिए, तो अपने आप 4 चुन लिए जाएंगे। वही चीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी बोलता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी यही बोलता है कि अगर आपको 5 में से 4 चीजें चुननी है तो कहां इतनी मेहनत कर रहे हो कैलकुलेशन करने की। आप ये मानो ना कि 5 में से 4 चुनना मतलब 1 ना चुनना, इसीलिए तो आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आ रहा है। 5 में से 3 के सिलेक्शंस करना या 2 के ना करना, इसलिए तो ये दोनों एक ही बात है, इसलिए तो सेम आ रहा है। इसलिए कभी भी इस तरह का अगर सवाल आता है, मान लो तुमसे बोलते हैं कि 10C8 निकाल दो, तो मैंने बोला यार 10C8 कौन इतनी मेहनत करेगा, ऐसा बोल दो कि 10 में से 2 ऐसी चीजें हटा दो जो काम की नहीं है। तो 10C8 निकालो चाहे 10C2 निकालो, आंसर हमेशा सेम आता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, जो हमको ये फॉर्मूला देता है सर कि अगर आपको NCR निकालना है तो आप NCR की जगह NCN-R भी लिख सकते हो। अब यहां डाल के देखो, 10C8 को तुम 10C10-8 मतलब 10C2 भी बोल सकते हो। अब बताओ ना इससे कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि चलो भाई निकालो 15C13, अब देख के कितना बड़ा नंबर लग रहा है 15C13, 15 को 13 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 13 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे नहीं रे भाई, 15C13 को तू सीधे लिख सकता है 15C2 और फिर सीधे निकाल सकता है 15 इंटू 14/2। तो कितने लोगों को भैया ये यूजफुल लगी प्रॉपर्टी, कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी यूजफुल लगी, सही सही बताना भाई कमेंट बॉक्स में कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी यूजफुल लगी है। 105, वेरी गुड भाई, सुपर। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। अब जैसे ये क्वेश्चन है 18CR इक्वल्स टू 18CR+2, तुमसे बोल रहा है आर की वैल्यू बताओ। अब आर की वैल्यू R+2 के बराबर तो कभी हो नहीं सकती, तो जरूर कुछ लोचा है इसके अंदर। सर हो सकता है कि आप इसको अगर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिख दो फिर आपका काम बन जाए।
मैं अगर ऐसे मान लूं कि 18 माइनस आर मेरा r प्लस 2 के बराबर है, तो इसका मतलब 2r की वैल्यू 16 के बराबर होगी और r की वैल्यू 8 के बराबर होगी, राइट। अगर ऐसा है तो वेरीफाई भी कर लेते हैं कि r का वैल्यू सही आया है कि नहीं, चेक करके देख लो। 18c8 कैन बी रिटन एज 18c, अरे हाँ यार बिल्कुल लिख सकते हैं। 18c8 कैन बी रिटन एज 18c10, कि 18 में से 10 लोगों को चुनना या 8 लोगों को चुनना एक ही बात है। आगे से देख लो या पीछे से देख लो, बात सेम आती है, ठीक है जी। चलिए अब ये देखो, इसका आंसर बताओ भाई, ये तो क्विक आंसर एकदम, देख के आंसर देना आपको। 51c 31 को आप 51 में से 31 हटाए 20 बच गए, 51c 20 भी लिख सकते हो, NC n माइनस आर, ठीक है सर। नेक्स्ट NC10 NC14 25c n निकालना है आपको। अब 10 और 14 सेम तो हो नहीं सकते, इसका मतलब NC10 की वैल्यू की जगह आप उसको लिख सकते हो NCn माइनस 10, और राइट हैंड साइड में लिख सकते हो NC14। इसका मतलब n माइनस 10 की वैल्यू 14 के बराबर है, इसका मतलब n की वैल्यू 24 के बराबर है। अब n आपको 24 मिल गया है ना, अब आप क्या कर सकते हो, 25c24, और 25c24 को आप 25c1 भी लिख सकते हो, और 25c1 का मतलब 25 ओनली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब कई बार क्या बच्चे ये निकाल के टिक करके आ जाते हैं, अरे ये थोड़ी पूछा है, n की वैल्यू थोड़ी पूछा है, 25c n की वैल्यू पूछा है। कई बच्चे n निकाल के a टिक करके आ जाते हैं, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगला, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का। अब अगला पॉइंट आता है सर चूजिंग वन और मोर, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्बिनेशंस के, और ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना भाई मजा आ जाएगा पेपर में, बहुत ही ईजी होते हैं। चूजिंग वन और मोर में क्या फंडा चलता है सर, बहुत सिंपल फंडा चलता है। देखो मान लीजिए कि आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यू हैव 5 फ्रेंड्स। अब उन 5 फ्रेंड्स में से तुम सोच रहे हो कि किसको किसको बुलाऊं खाने के लिए, तो तुमने सोचा कि या तो किसी एक को ही बुला लेता हूं, या तो फिर किसी 2 को बुला लेता हूं, या तो फिर 3 को बुला लेता हूं, या 4 को या 5 को बुला लेता हूं, यार सोच रहा हूं मैं। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आ रहे हैं, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर देयर टू चूज वन और मोर friends? How many ways are there to choose one or more friends? तो मैंने बोला या तो मैं 5 में से कोई एक को चुन लेता हूं, या 5 में से किसी 2 को चुन लेता हूं, या 5 में से किसी 3 को चुन लेता हूं, या 5 में से किसी 4 को, या 5 में से किसी 5 को। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, 1 भी ले रहे हो 2 भी ले रहे हो, क्योंकि 1 और मोर बोल रहा है, तो या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या मैक्सिमम 5, और क्योंकि मैं और वर्ड लगा रहा हूं इसलिए प्लस लग रहा है यहां पर। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 5 10 10 5 और 1, जिसका आंसर आ रहा है 31 के बराबर। अब आपको एक्चुअल में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल फॉर दिस, दैट शॉर्ट ट्रिक सेज दैट कि जितने भी तुम्हारे लोग हैं जिसमें तुमको 1 और मोर निकालना है, 2 की पावर n माइनस 1 कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। 2 की पावर 5 माइनस 1 विच इज 31 इज द आंसर, समझे आप। सो n की जगह 5 ले लिया तो 2 की पावर 5 माइनस 1, ओ डायरेक्टली निकल सकता है, जी हाँ, दैट्स द ब्यूटी। और वही है ये वाला थ्योरम या फिर ये वाला फॉर्मूला, कि अगर कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 1 और मोर आउट ऑफ द n थिंग्स एट अ टाइम है, तो 2 की पावर n माइनस 1 आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं ये बना कैसे है फॉर्मूला। अगर ये समझ में आ जाएगा ना आपको कैसे बना है फॉर्मूला, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी आप यूज कर सकते हो। देखो भाई, तुम्हारे पास 5 फ्रेंड्स है ना, अब तुम्हारे पास हर फ्रेंड के केस में 2 चॉइसेस हैं, या तो इसको बुलाऊं या तो ना बुलाऊं, यस नो, या तो इसको बुलाऊं इसको ना बुलाऊं, यस नो, या तो इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, या तो इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं, या तो इसको बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो हर फ्रेंड के केस में यू हैव 2 चॉइसेस, बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं, बुलाऊं या ना बुलाऊं। ऐसे करके तुम्हें 5 लोगों के बारे में सोचना है, तो टोटल बन के निकल जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 5 32। सर लेकिन आपका आंसर तो 31 आ रहा है, लेकिन जब तुम 32 केसेस ले रहे हो ना, तुम्हारा एक केस कौन सा आ रहा है पता,
जिसमें तुमने हर एक को ना 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 बोल दिया। जब तुम सबको ना 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 बोल दोगे तो फिर कर क्या रहा है भाई? भाई क्या कर रहा है तू? क्या सोच रहा है फिर तू? किसी को बुलाने नहीं था तो कर क्या रहा था तू? तो कम से कम किसी एक को तो बुला। इसलिए ऑल रिजेक्शन वाला केस इसमें से माइनस कर देते हैं। एक केस बन के निकलता है ऑल रिजेक्शन की, मैं किसी को भी नहीं बुला रहा। बोलूंगा नहीं भाई, इतना तूने दिमाग लगाया, इतनी प्लानिंग कर रहा है, बाद में क्या बोल रहा है किसी को नहीं बुलाना, अपन ही बना लेते हैं पार्टी। हद हो गई यार, क्या कर रहा है भाई तू? ऐसा मत कर यार। चल 31, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहां पर वन और मोर लिखा हुआ है इसलिए तुम तुम्हारे 2 की पावर n में -1 कर देते हो, क्योंकि तुम ऑल रिजेक्शन वाला केस नहीं लिख रहे। लेकिन अगर तुमसे ऐसा बोल दे 0 और मोर, 0 और मोर बोल दे तो तुम्हारा सही आंसर 32 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर n। ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए मैंने बना दिया है कि कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग 0 और मोर आउट ऑफ द n थिंग्स, तो 2 की पावर n। तो 0 और मोर की जगह जब 1 और मोर हो जाता है इसीलिए -1 या माइनस होता है। ये लॉजिक याद रखने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। एज सच ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, मतलब इसका कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं आता। जनरली 1 और मोर पे ही पूछा जाता है। यही वो सेम क्वेश्चन है जो हमने किया है। अब ये वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छी बात समझ में आएगी। एक एग्जामिनेशन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन अलजेब्रा के हैं और 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के हैं। आपको एक कंडीशन दी गई है पेपर के अंदर कि कम से कम दोनों ही सेक्शन में से एक क्वेश्चन तो जरूर करना है। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा सर, आई विल से इट लाइक दिस कि भाई अलजेब्रा, अरे कहां चला गया अलजेब्रा? अलजेब्रा, अलजेब्रा वाले सेक्शन में तेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं भाई? 6। और ज्योमेट्री वाले सेक्शन में तेरे पास कितने क्वेश्चंस हैं भाई? तो बोलेगा दैट इज ऑल्सो 6। 6 नहीं, दैट इज 4। तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा 2 की पावर 6 -1 और 2 की पावर 4 -1 कि कम से कम एक या उससे ज्यादा क्वेश्चन मुझे अलजेब्रा सेक्शन में करने हैं। तो या तो मैं एक क्वेश्चन करूंगा या 2 करूंगा या 3 करूंगा, 1 और मोर अप टू 6, तो 2 की पावर 6 -1। और ज्योमेट्री को वाले सेक्शन में से कम एक करना है, तो 1 2 3 या 4, तो 4 में से 1, 4 में से 2, 4 में से 3 या 4 में से 4, तो 2 की पावर 4 -1। और क्योंकि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है, मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि या तो अलजेब्रा कर दोगे या तो ज्योमेट्री कर दोगे। पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे तो अलजेब्रा भी करोगे और ज्योमेट्री भी करोगे, तो एंड हो गया। और एंड हो गया इसका मतलब तुम्हें मल्टीप्लाई करना रहेगा आंसर्स को। तो 2 की पावर 6 -1 होता है तुम्हारा 63 और ये हो जाएगा 15। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 63 इंटू 15, दैट इज 945। करेक्ट है फ्रेंड? चलो आगे बढ़ते हैं। A person has 8 friends. In how many ways he can invite one or more friends? तो 2 की पावर 8 -1, 256 -1, 255, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ वेज इन विच पर्सन कैन चूज वन और मोर आउट ऑफ द 4 अप्लायंसेस। तुम नए घर में शिफ्ट हुए, तुमने बोला चलो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होके आते हैं, फर्नीचर लेना है, अप्लायंसेस लेने हैं। अब तुम्हें 4 चीजें दिख रही हैं वहां पर। अब या तो तुम चारों में से कोई एक चीज ले लोगे कि चलो बाकी चीज बाद में ले लेंगे, या फिर एक से ज्यादा ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, 4 ले लोगे। तो 1 और मोर 2 की पावर 4 -1, 15, ऑप्शन है। अब आता सर ज्योमेट्री, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ज्योमेट्री कॉम्बिनेशंस का उपयोग ज्योमेट्री में बहुत दमदार तरीके से होता है और बहुत मजा आता है सर। ज्योमेट्री का यूज, कॉम्बिनेशंस का यूज ज्योमेट्री में बहुत बढ़िया तरीके से होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। तो सर सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है ज्योमेट्री में वो होती है स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है मिनिमम? सर वी नीड टू जॉइन 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स को जोड़ना पड़ता है। ठीक है सर। अब लेट से यहां पर मैं आपके सामने पॉइंट्स बनाता हूं कि ये रहा आपका एक पॉइंट, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, ये रहा आपका तीसरा पॉइंट और ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 4 पॉइंट्स की मदद से कितनी लाइंस बनेंगी, तो आप क्या बोल दोगे कि सर देखो ए बी सी डी, एक लाइन बन जाएगी ए बी, एक बन जाएगी बी सी, एक बन जाएगी सी डी, एक बन जाएगी डी ए, एक बन जाएगी बी डी और एक बन जाएगी ए सी। बिल्कुल सही बात है सर। तो टोटल कितनी लाइंस बनी? सर हमारे पास लाइंस बन गई, नंबर ऑफ लाइंस
6। पर ये तो आपने डायग्राम बना के मैन्युअली निकाला। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर तुम्हारे पास 4 अवेलेबल पॉइंट्स थे और एक लाइन को बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स को पिक करना होता है, चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो 4C2 का आंसर चेक करो कितना आ रहा है। आइला मस्ती जमाइला। इसका मतलब सर नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए आपको मैन्युअली लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले का उपयोग करके भी सीधे 6 आंसर निकाल सकते हो। वाओ सुपर। ठीक, अब देखो, अब आता हूं सर मैं किसके अंदर, अब आता हूं मैं ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है सर? मिनिमम 3 पॉइंट्स तो चाहिए कोई ट्रायंगल बनाने के लिए। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि देखो भाई मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, P Q R और S, ये 4 पॉइंट्स है मेरे पास, और मैं पूछता हूं कितने ट्रायंगल बना लोगे? तो अगर तुमने कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट यहां लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ये बोल दोगे कि सर NC3 कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें कॉम्बिनेशन 3 का कर दो, क्योंकि ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 4C3 का आंसर आता है 4 वेज। अब एक को क्रॉस चेक कर लेते कि क्या ये बात सही है। सर एक ट्राइंगल बन जाएगा PQR, ठीक है, एक ट्राइंगल बन जाएगा PQR। एक ट्राइंगल आपका बन जाएगा PQS, एक ट्राइंगल बन जाएगा PQS। एक ट्राइंगल आपका बन जाएगा SRP, SRP। लेकिन एक और ट्राइंगल बाकी है अभी, कौन सा? एक और ट्राइंगल बन जाएगा सर आपका QSR, QSR। देखा, क्या इस 4 ट्राइंगल के सिवा कोई और ट्राइंगल बन रहे हैं? क्या इस 4 ट्राइंगल के सिवा कोई और ट्राइंगल बन रहा है? बताइए। नो सर, ओनली दीज 4 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है जी, दैट्स इट। तो सर इसका मतलब हमने मेहनत जरूर करी है मैन्युअली निकालने की, लेकिन उतनी मेहनत करने की जरूरत एज सच थी नहीं सर। सीधे आप NC3 लगा देते कि 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 4 पॉइंट्स की मदद से कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 ट्राइंगल। अब मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बताइए इफ यू हैव 7 पॉइंट्स विथ यू, यूजिंग 7 पॉइंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यू कैन फॉर्म? 7 पॉइंट्स की मदद से कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आप बना सकते हो? इसका आंसर सिंपल है सर, 7C3 35। तो 35 तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स बन सकते हैं इफ यू हैव 7 पॉइंट्स विथ यू। चलो अगला। अब सर आती है एक वैरायटी, एक वैरायटी आती है इसके अंदर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो निकालने हैं मुझे, बट मेरे पास ना कोलीनियर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, कोलीनियर पॉइंट्स। अब कोलीनियर पॉइंट्स क्या होता है? देखो, अगर तुम कोई तुम्हारे 3 पॉइंट्स एक लाइन में कर देते हो लाइक दिस, 1 2 और 3, और चौथा तुमने यहां डाल दिया। अब अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछूं कि भाई देखो मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं PQR और S, और तुमसे पूछूं क्यों भाई कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो तुम बोलोगे सर अभी तो आपने सिखाया था कि 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स की मदद से 4C3 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। सही बात है, लेकिन द आंसर इज रॉन्ग। अगर तुम्हारे पास वो जो 4 पॉइंट्स दिए उसमें से अगर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। क्यों? मैं रीजन बताता हूं। देखो भाई, पहले एक ट्राइंगल बनता था PQR, अब वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ गए, और तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ गए तो वो जो एक ट्राइंगल बन रहा था PQR, अब वो नहीं बन पाएगा। तो अब टोटल पता 3 ही ट्राइंगल बनेंगे। अरे क्या हो गया भाई? अब तुम्हारे ट्राइंगल बनेंगे टोटल 3, एक बन जाएगा ये PQS, एक बन जाएगा ये QRS, और एक बन जाएगा बड़ा वाला ये, टोटल 3 ट्राइंगल्स। तो कहने का मतलब सर जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं उन पॉइंट्स की वजह से जितने ट्राइंगल बन रहे थे वो बनने से रुक जाएंगे। जितने पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जैसे यहां 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, उन 3 पॉइंट्स की मदद से कितने ट्राइंगल बन सकते थे?
एक ट्राइंगल बन सकता था PQR, अब वो नहीं बनेगा, इस वजह से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कम बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के निकलता है? इसका फॉर्मूला ये बन के निकलता है कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं टोटल और m नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कि इतने पॉइंट्स उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर तुमसे कोई पूछे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनाओगे, तो तुम बोल देना कि देखो भाई, पहले हम तुमको ये बता देते हैं कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर ना रहे होते तो NC3 इतने ट्राइंगल बनते। अब उस n में से m पॉइंट्स की मदद से जितने ट्राइंगल बन रहे थे वो अब नहीं बन पाएंगे, तो NC3 माइनस MC3। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन में भी जाके देख लेंगे, सीधा सिंपल है यार। अब मान लेता हूं मैं तुमसे ऐसा बोल देता हूं कि तुम्हारे पास 6 पॉइंट्स हैं और 6 पॉइंट्स में से तुम्हारे लेट्स से 4 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो तुम कैसे निकालोगे कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे? तो तुम बोलोगे सर देखो, यूजिंग 6 पॉइंट्स हम लोग 6C3 ट्राइंगल्स बना सकते थे। अब 6 में से जो 4 पॉइंट्स है तुम्हारे वो कोलिनियर है, तो उन 4 पॉइंट से अब ट्राइंगल नहीं बन पाएंगे, तो 6C3 हो जाएगा 6 5 जा 33 जा, कैलकुलेटर से कर लेता हूं भाई, 6 × 5 × 4/6 दैट इज 20 ट्राइंगल बन रहे थे, लेकिन वो 4 पॉइंट्स की वजह से अब 4 ट्राइंगल नहीं बन रहे, तो नेट 16 ट्राइंगल्स बन रहे है ना जी? सही है सर, हो गया और क्या, ये डायग्राम बन गया हमारा। तो ये जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी, 3 चीजें पढ़ी हैं अभी तक सर। कौन सी 3 चीजें पढ़ी हमने? पहली पढ़ी है कि अगर हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनानी है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द गिवन एंड पॉइंट्स। दूसरा हमने पढ़ा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद द गिवन एंड पॉइंट्स, और तीसरा हमने पढ़ा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद द गिवन एंड पॉइंट्स वेयर m पॉइंट्स आर कोलिनियर, NC3 माइनस MC3। अब हम लोगों को ये वाला पॉइंट पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन विद कोलिनियर पॉइंट्स। अब सर ऐसा भी होता है कि स्ट्रेट लाइन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब अगर तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं सर? A B C D E, मतलब 5 पॉइंट्स हैं। मैं तुमसे पूछूंगा कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो तुम बोलोगे सर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी 5C2, 5 4 जा 20/10, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, गलत जवाब। अब तुम्हारा एक लाइन तो यही बन गया, इसको अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 लाइन बन गई, 1 2 3, ऐसा 3 नहीं बोल सकते, एक ही लाइन बनी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई, दैट्स इट। 1 2 3 4 और 5, सर द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 5। तो कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है मैं बताता हूं तुमको। देखो, अब 5 पॉइंट्स थे तो 5 पॉइंट्स की मदद से 10 लाइंस बन सकती थी, लेकिन उन 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर हो गए, तो उनकी वजह से जो लाइन बन रही थी वो अब नहीं बनेगी। लेकिन जो 4 पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर हैं, जो 4 पॉइंट्स तुम्हारे कोलिनियर हैं, वो आपस में मिलाकर एक लाइन जरूर बनाएंगे A से लेके D तक, तो वो तुम्हें अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो 5 4 जा 20/10, 4 3 जा 12/6 + 1 कितना आ रहा है? देखो 5 आ रहा है, 10 - 6 4 + 1 5, और वही है ये 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसलिए सर जब तुमसे कभी ये पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विद द गिवन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो पहले तुम बोलो कि देखो भाई इतनी लाइंस पॉसिबल थी, कोलिनियर की वजह से इतनी लाइंस नहीं बनेंगी, लेकिन जो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है वो एक लाइन जरूर बनाएंगे, वो एक लाइन ये ऐड कर दी मैंने अलग से। ये +1 यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन यहां जरूर आएगा, क्योंकि ट्राइंगल में कोई कोलिनियर पॉइंट्स तो एक ट्राइंगल भी नहीं बनाते, लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन एक जरूर बनाते हैं। ठीक है सर, चलो उसके बाद आता है पैरेललोग्राम वाला। अब इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूं यहां से, पैरेललोग्राम वाला। देखो, कोई भी पैरेललोग्राम बनता है तो कैसे बनता है? 1 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस में से 2 लाइन उठाई तुमने, और अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस में से 2 लाइन उठाई तुमने, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा? बोलेगा कि 5 पैरेलल लाइंस एक सेट वाली हैं, 4 पैरेलल लाइंस दूसरे सेट वाली हैं, तो तुम बोलना देखो भाई पैरेललोग्राम के लिए 4 लाइन चाहिए होती हैं, 2 पैरेलल लाइन आपस में पैरेलल और 2 पैरेलल लाइन आपस में पैरेलल, तो 4 में से कोई 2, 5 में से कोई 2, 4C2 5C2 लाइक दिस। तो जितने भी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दिए हुए हो NC2 × MC2 ऐसा करके पैरेललोग्राम निकाला जा सकता है। और रही बात डायगोनल निकालने की, तो डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल वाला अच्छा पॉइंट है सर। डायगोनल में ये होता है सर कि मान लीजिए तुम्हारे पास 1 2 3 सॉरी
मान लो तुम्हारे पास 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है सर? 1 2 3 4 और 5 एंड 6। अब जितनी लाइन मैंने व्हाइट वाली बनाई है ना, जितनी व्हाइट वाली लाइन बनाई है, वो लाइंस तो तुम्हारी पॉलीगॉन बनाने में यूज हो गई, क्योंकि 4 लाइंस को जोड़कर क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब पॉलीगॉन बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन बचती है ना, एक्स्ट्रा लाइन, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है सर कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डायगोनल्स होंगे, तो पहले आप बोल दो कि देखो भाई इतनी टोटल स्ट्रेट लाइन पॉसिबल होती है और उन स्ट्रेट लाइन में से इतनी लाइंस तुम्हारी पॉलीगॉन बनाने में यूज हो जाती है, तो जितनी लाइंस बचेंगी वो कहलाएंगी नंबर ऑफ डायगोनल्स। यहां पर भी देख लो, तुम्हारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो 4c2 माइनस 4, 4 3 जा 12 अपॉन 6, 6 लाइन टोटल है। टोटल में से 4 व्हाइट वाली लाइन तो तुम्हारी पॉलीगॉन बनाने में यूज हो गई, तो कितनी डायगोनल्स बची? 2 डायगोनल्स बची। और वही अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि यहां पर मेरे पास 4 की जगह मैं 5 पॉइंट ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 पॉइंट के हिसाब से फॉर्मूले में आना चाहिए 5c2 माइनस 5, कि भैया देखो 5 पॉइंट्स की मदद से 5 4 जा 20 अपॉन 2, 10 लाइंस बनती है, उसमें से 5 लाइन तो तुम्हारी पॉलीगॉन बनाने में यूज हो जाती है, तो बाकी बची 5 जो है वही डायगोनल्स बनेंगी। अब देखो मैं तुमको यहां बना के दिखाता हूं, 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन बनाने में चली गई, ये 5 लाइंस, तो बाकी जो 1 2 3 4 5 ये डायगोनल्स बनाने में चली गई, तो ये येलो लाइंस कितनी है? डायगोनल्स हो गया। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला भी हमने बना लिया बैठे बैठे, nc2 माइनस n, nc2 माइनस n। इससे सर हमारे ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे डायगोनल्स वाले। अब देख लो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूजिंग 16 पॉइंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 16c2। कोलिनियर कोई भी नहीं है, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, इसलिए कोई कंडीशन नहीं है। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ। तो मैं बोलूंगा देखो भाई 12 पॉइंट्स की मदद से 12c3 इतने ट्राइंगल बन सकते हैं, और 5 पॉइंट्स जो तुम्हारे कोलिनियर है उनकी वजह से इतने ट्राइंगल नहीं बनेंगे। तो बनेंगे नेट नेट कितने, वो यहां पर निकाल देना तुम, 12c3 माइनस 5c3, कि भैया 12 पॉइंट्स इतने ट्राइंगल बनते हैं लेकिन 5 कोलिनियर है तो उनकी वजह से इतने नहीं बनेंगे, तो नेट नेट कितने बनेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। Number of parallelogram that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting with the set of 3 parallel lines। अब देखो 1 2 3 and 4, 4 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, और दूसरा है तुम्हारा ये वाला 1 2 3, ये 3 पैरेलल लाइन। अब अगर पैरेललोग्राम बनाना है तुम्हें, तो ये 4 लाइन में से कोई 2 लाइन तुमको पिक करनी है, और ये 3 लाइन में से कोई 2 लाइन तुमको पिक करनी है। तो 4c2 एंड 3c2, 4 3 जा 12 अपॉन 2, 6 into 3, द आंसर इज 18 डिफरेंट पैरेललोग्राम्स आर पॉसिबल। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागॉन, डेकागॉन मतलब जिसके 10 साइड्स होते हैं, तो मेरे पास 10 पॉइंट्स होंगे, तो 10 पॉइंट्स की मदद से इतनी टोटल लाइंस पॉसिबल हैं, उसमें से 10 लाइंस मेरी डेकागॉन बनाने में निकल जाएंगी, तो 10 9 जो 90 अपॉन 2, 45 45 माइनस 10, बाकी बची हुई सारी की सारी कहलाएंगी डायगोनल्स, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर आता है एक सर्कल है, सर्कल, उस सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है, मतलब इस सर्कमफेरेंस में कितने पॉइंट्स मार्क्ड हैं? 8 पॉइंट्स मार्क्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल रहा है अगर आप उनको जोड़ के कॉर्ड्स बनाते हो तो ऐसी कितनी कॉर्ड्स बन जाएंगी? तो मैंने बोला इट इज जस्ट लाइक नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितनी भी बन सकती है ना यार। इट इज जस्ट लाइक 8c2, 7 8 56, 28 लाइंस तुम्हारी बन के निकलेंगी सर्कल में से। 28 लाइंस बना सकते हो तुम, बना के भी देख लेना, 28 बनेंगी एग्जैक्ट, मजा आएगा बनाने में, एकदम ऐसा डायमंड जैसा वो बन के निकलेगा। चलो स्पेशल फॉर्मूला कॉम्बिनेशंस का, सर एक फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशंस का जिसमें बोला जाता है कि अगर तुम्हारे पास एनसीआर है और उसको तुम जोड़ रहे हो एनसीआर माइनस 1 से, मतलब दोनों के एन की वैल्यू सेम है और दोनों की आर की वैल्यू में सिर्फ एक का गैप है, तो जब तुम दोनों को आपस में ऐड करोगे ना तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे n+1, और जो ये दोनों वैल्यूज हैं तुम्हारी, इसमें से जो बड़ी वाली वैल्यूज है उसको पिक करके तुम डाल देना। अब एग्जांपल जैसे देता हूं अगर मैं तुमको, कि तुम्हारे पास मान लो दिया हुआ है 6c3 प्लस दिया हुआ है 6c4,
तो जब तुम दोनों को आपस में जोड़ोगे तो ये दोनों में, क्योंकि n की वैल्यू बराबर और दोनों में एक का गैप है, तो ये हो जाएगा 7, और इन दोनों में से बड़ा कौन है 4, तो आंसर आ जाएगा 4। अब इस चीज को तुम वेरीफाई करके भी देख लेना, बिल्कुल सही आंसर आएगा, दोनों का राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगा। अब यहां देखो क्या आएगा, 499 C92 NC91 इज इक्वल्स टू 500 C92। तो भाई ये 500 तभी हुआ होगा जब यहां भी 499 होगा, तो ये हो जाएगा 499, और दोनों में एक का गैप है, और यहां पर दोनों में से जो बड़ा है वो आ गया 92। इसका मतलब n की वैल्यू फॉर श्योर 499 ही होगी। ठीक है सर। कुछ अदर क्वेश्चंस रेशियो वाले ऑप्शन से करना है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी है, इसको छोड़ना ही ज्यादा बेटर है। यहां पर भी वैसे ही है सर, ऑप्शन से ही करना है लेकिन बहुत लेंदी है, डज नॉट मेक मच सेंस। ये अच्छा सवाल है। एक इलेक्शन में 5 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं और अजीब टाइप का इलेक्शन है, इसमें कोई एक नहीं जीतेगा, 3 जीत सकते हैं। तो कोई भी वोटर जब वोट देने जाएगा ना, तो उसको ये बोल दिया कि आप चाहो तो 1 बटन दबाओ, चाहो तो 2 बटन दबाओ, चाहो तो तीनों बटन दबा दो, क्योंकि 3 लोग को विजेता बनाना है, आपकी चॉइस है, 1 और मोर अप टू 3। उसी को अंग्रेजी में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देयर आर 5 कैंडिडेट्स, 3 मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, अ वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड मतलब 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर एक वोटर जाता है तो उसके पास क्या चॉइसेस होती हैं। तो एक वोटर जाता है, या तो वो सिर्फ किसी एक बटन को प्रेस करके आएगा, या किसी 2 को प्रेस करके आएगा, या किसी 3 को प्रेस करके आएगा। 5 10 10 आंसर इज 25 ऑप्शन सी। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन। देखो भाई, कभी भी कोर्ट का डिसीजन अगर इस तरीके से दिखाया जाए ना, इसका मतलब समझ जाना कि कोर्ट में एक जज नहीं बैठा हुआ है, बेंच ऑफ जजेस हैं। 6 लोगों ने किसी एक पक्ष में जवाब दिया है, 3 लोगों ने किसी दूसरे पक्ष में बोला है, तो टोटल कितने जजेस होंगे? 9 जजेस होंगे। अब क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि कितने तरीके से हमारी मेजॉरिटी डिसीजन आ सकती है कि लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स हो जाए। अब मैं बोलता हूं भाई, मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी है, चाहे वो पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी लाने के लिए आधे से ज्यादा लोग हमारे साइड होने चाहिए। तो मैंने बोला अगर 9 जजेस हैं तो 9 में से अगर कम से कम 5 लोग भी मेरे साइड आ जाएं तो भी मेजॉरिटी आ सकती है। 6 लोग आ जाएं तो और अच्छी बात है। 7 लोग आ जाए फिर तो कोई बढ़िया ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8 लोग आ जाए फिर तो बहुत ही अच्छा, और 9 में से 9 के 9 मेरे पक्ष में आ जाएं फिर तो बल्ले बल्ले भाई। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कितने तरीकों से मेजॉरिटी मिल सकती है इस कोर्ट के अंदर। तो सर 9 में से अगर 5 जज मेरे साइड आ जाएं, या 6 आ जाएं, या 7 आ जाएं, या 8 आ जाएं, 9 आ जाएं, इन सारे तरीकों से मुझे मेजॉरिटी मिल सकती है। इसका आंसर आप निकाल देना। Number 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in a 2 bulb point in a dark room. Number of trials the room shall be lightened. अब देखो भाई, 5 बल्ब हैं, उसमें से बोल रहा है कि 3 बल्ब जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, मतलब 2 बल्ब तुम्हारे नॉन डिफेक्टिव हैं। अब इन 5 बल्ब में से तुम ऐसे आंख बंद है, अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, तुम रैंडमली जाके जो है बल्ब उठा रहे हो, तो 5 में से कोई 3 बल्ब तुम उठा रहे हो रैंडमली। अब तुम बोल रहे हो कि इस तरीके से उठाओ कि लाइट जल जाए। तो मैंने बोला देखो यार, कम से कम अगर एक बल्ब भी नॉन डिफेक्टिव वाला आ गया ना तो भी लाइट जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 3 नहीं 2 ही बल्ब जला रहे हो, सॉरी 3 नहीं 2 ही लाइटिंग पॉइंट्स है ना, तो तुमने 5 में से सिर्फ 2 ही बल्ब चुने। अब ऐसा हो सकता है कि एक डिफेक्टिव बल्ब हो और एक नॉन डिफेक्टिव हो। अगर इस तरीके से तुमने पिक कर लिया तो भी रूम में लाइट जल जाएगी, या फिर बोथ नॉन डिफेक्टिव, या फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारे हाथ में दोनों नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। ठीक है, तो एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव मतलब 3 में से 1 और 2 में से 1, और दोनों ही नॉन डिफेक्टिव मतलब 2 में से 2। तो 3C13 होता है, 3 2 6 प्लस 1 7 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। परम्यूटेशंस व्हेन द थिंग्स आर अलाइक। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है कैलकुलस, सर कैलकुलस तो हमने छोड़ दिया था, अरे कैलकुलस चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं भाई, कैलकुलस वर्ड का परम्यूटेशंस पूछ रहा है तुमसे। तो कैलकुलस वर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। अभी तक जितने भी परम्यूटेशंस हम कल पढ़ रहे थे वर्ड फॉर्मेशन वाले, उसमें लेटर हमेशा यूनिक होते थे। यहां पर देखो लेटर रिपीट हो रहे हैं, सी 2 बार रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर लेटर्स तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं तो जो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उतने फैक्टोरियल यहां डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे सी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ए मेरा रिपीट नहीं हो रहा, एल मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और यू भी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है
2 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 मतलब 5040। 17 बिलियर्ड्स बॉल्स आपको अरेंज करनी, जिसमें से कि 7 बॉल ब्लैक हैं, 6 बॉल रेड हैं और 4 बॉल व्हाइट है। तो पहले तो तुम्हें लगा कि चलो 17 तरीके से अरेंज कर देता हूं 17 फैक्टोरियल, लेकिन वो जो ब्लैक बॉल एक जैसी हैं, वो सारी की सारी एक जैसी, उसमें तुम कैसे पता करोगे कि कौन राइट में कौन लेफ्ट में, सब तो एक जैसी दिख रही है। तो अगर चीजें आइडेंटिकल होती है ना, उतने का फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं। कैलकुलस में भी 2 सी आइडेंटिकल थे, सी लेफ्ट में है कि राइट में थोड़ी काउंट कर पाओगे, यहां भी तुम्हारा ये आइडेंटिकल है, तो उतना फैक्टोरियल तुम डिवाइड कर दो। अगला कलकत्ता अमेरिका, कर लेना यार, सवाल में कोई दम नहीं है, कॉमर्स वाला भी ठीक है। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा। अब रीअरेंजिंग वर्ड लिखा हुआ है और रीअरेंजिंग को लेकर मैंने तुमको कुछ ज्ञान दिया था कि अपूर्णा वर्ड की मदद से तुमको इस तरीके से वर्ड बनाना है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट ऑल्टरनेटली अपीयर हो जाएं। अब देखो 6 प्लेसेस होंगी तुम्हारे पास, अपूर्णा वर्ड में 6 लेटर हैं तो 6 प्लेसेस होंगी, और तुम चाहते हो कि ये जो ऑल्टरनेट प्लेसेस हैं उसमें वॉवेल्स रहे और ऑल्टरनेट प्लेसेस में कॉन्सोनेंट रहे। तो तुम्हारे पास वॉवेल्स के लिए 3 चॉइसेस हैं और कॉन्सोनेंट्स के लिए भी 3 चॉइसेस हैं, लेकिन उसमें भी फिर 2 पैटर्न बनती है। इसमें तुम एक में तुम ऐसा कर सकते हो कि भैया वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, और दूसरा उपाय तुम ये कर सकते हो कि ऑल्टरनेट रखने के लिए शुरुआत कर दो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर P, R और N ये 3 कॉन्सोनेंट है, 3 में से 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है तो 3p3 वेज हो गया, और A, U और A 3 में से 3 वॉवेल्स को अरेंज करना है तो भी 3p3 हो गया। लेकिन जब तुम वॉवेल्स को अरेंज कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसमें से 2 वॉवेल्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दोगे। अब इसका नंबर ऑफ वेज बताओ कितना आ रहा है, 6 × 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 18। ये 18 तो आंसर आया है पहले वाले का, सेम आंसर तुम्हारा दूसरे वाले का भी आएगा जब तुम कॉन्सोनेंट से शुरू करोगे। तो टोटल आंसर हो गया तुम्हारा 18 + 18 दैट इज 36। अरे बाप रे सर, ये लेवल बढ़ने लगा अब यहां से, ठीक है। बस अब इसके आगे मैं नहीं करा रहा हूं, दैट इज फाइन, सफिशिएंट है इतना। इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी अगर तुम पढ़ के चले गए हो ना, मैं नहीं बोल रहा तुमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन तुम ये तो बोल सकते हो कि हाँ मैं पीएनसी पढ़ के गया हूं, नहीं पढ़ के गया पूरा लेकिन पढ़ के गया हूं। इतना तो बन जाएगा कि अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 जरूर बन जाएंगे तुमसे, देख लेना। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और किस्मत अच्छी होगी तो 5 के 5 इजी वाले आ जाएंगे, वो एडवांस वाले में से एक भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भाई चिल रहो, तुम बस ये मान के चलो कि तुम्हारा पीएनसी हो गया, तुम्हें अब टेंशन नहीं लेनी पीएनसी की। सो आई होप गाइस कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल था, एंड लेट मी टेल यू, ये जो पूरी की पूरी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप बीच के किसी वीडियो से ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लेक्चर 1, 2, 3 लाइन से देखिए, ताकि एक प्रॉपर होलिस्टिक व्यू से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से हम YouTube पर क्लासेस लेते हैं आपके लिए, उस तरीके से अनअकैडमी ऐप पर हम प्रॉपर बैचेस भी लेकर आते हैं, और वहां कुछ फ्री क्लासेस भी डली हुई हैं। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म देखना है, प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, कैसा उसका इंटरफेस है, कैसा एनवायरनमेंट होता है क्लास का, तो आप हमारी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, मतलब ऐप के अंदर होने वाली फ्री क्लासेस। और उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और कोई भी स्पेशल क्लास में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हो टीचर की प्रोफाइल में जाके। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम किसी स्पेशल क्लास को देख रहे होगे तो आपको अनलॉक कोड पूछेगा, जिसमें आप मेरा कोड CA प्रणव एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी के प्रॉपर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और एनी अदर कैटेगरी, व्हाट यू कैन डू इज अनअकैडमी की वेबसाइट पर आइए। सबसे पहले आपको अपना गोल चूज करना है, यहाँ आपको मिल जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी। CA में जाएंगे आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, G1, G2 जो भी आपके लिए रेलेवेंट है उसमें जाइए। जैसे मैंने फाउंडेशन को क्लिक किया तो फाउंडेशन का होम पेज आएगा, और उसमें फिर ये ग्रीन बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, प्लस ये आइकॉनिक। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्लासेस सारे एजुकेटर्स की मिलती हैं, वो भी अनलिमिटेड, तो वो सब कुछ आपको प्लस में मिलेगा। लेकिन प्लस के बेनिफिट्स के साथ अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स, डाउट सॉल्विंग, तो आप आइकॉनिक में जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन अपग्रेड टू आइकॉनिक। और तीसरा होता है लाइट, इट इज ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेस्ट एटसेट्रा, ठीक है जी। चलिए
तो ये आपके पास जो है प्राइजेस लिखे हुए हैं सब्सक्रिप्शंस के, प्लस और आइकॉनिक के। प्राइजेस आर वेरी डायनामिक, वो चेंज होते रहते हैं। आई डोंट नो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब क्या प्राइस होगा, बाद में क्या प्राइस होगा। सो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तब जरूर से वेबसाइट को अच्छे से देख लें। लेकिन एक बात कभी ना भूलें, यहां पर जो रेफरल कोड का बॉक्स है, यहां पर मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, CA प्रणव। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा 10%, 20% यू विल गेट एब्सोल्युटली विदाउट एनी डाउट। ठीक है जी, दिस इज माय कोड CA प्रणव, इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, सबको मदद मिलनी चाहिए इससे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।